नमस्ते सभी को। मैं शालिनी हूँ। मेरा एक प्रश्न मैंने डाला था आज व्हाट्सएप ग्रुप में। और मुझे दो प्रश्न हैं मेन। एक प्रश्न ये है मेरा कि जब हम ये बोलते हैं कि अध्यात्म में कि आत्मा कैसे घुसता है शरीर के अंदर, ठीक है। और इसको अब हम लिंक करें कि जब एक फीटस होता है, उसको हम बोलते हैं जब वो हाथ पैर हिलाने लगता है तब उसके अंदर जीवन आता है, तो वो जीवन उसके अंदर कैसे आता है, तो ये यहाँ मैं थोड़ी मेरी अटकन है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि विकास में जो परमाणु है वो मटेरियल कैसे बनता है, मतलब वो शुरुआत वहां से थोड़ा सा मेरा एक अटकन वहां पे है। तो ये दो बातें मुझे थोड़ी सी डिटेल में समझा दीजिए प्लीज। थैंक यू। जी, सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया लग रहा है, सबका अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है और अपने जीने से जोड़कर, प्रकृति से जोड़कर आप सब सोच पा रहे हैं, ये बहुत सुंदर घटना हो रही है। तो शालिनी दीदी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, पर मुझे लगता है पिछली बार हमने जहाँ पे अंत किया था प्रश्न, वो भी वेट कर रहे हैं, तो उनके प्रश्न से हम शुरू करते हैं और फिर एक क्रम लेते हैं प्रश्नों का, फिर आपके प्रश्न तक पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक, क्या कोई ये ठीक दिक्कत नहीं रहेगा? है। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज है कि हेलो। मैंने जैसे पहले दिन रखा था कि मेरे यहाँ डिनर हम लोग साथ में करते हैं, तो जैसे ही वो शुरू हो जाएगा फिर मुझे लीव करना पड़ेगा मीटिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग फिर बाद में सुन लूंगी, है ना। ऐसी ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, हाँ सुचित्रा बहन जी, आप कुछ कह रहे थे? मेरे को लगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही तुम्हें बताने के लिए। अच्छा, हाँ, कुछ बोल रहे हैं? जी, तो ठीक बात है। ये समय 8 से 9 का है और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा हम प्रश्न मुक्ति इस अभियान को चला पाएं और ये पूरे अध्ययन से जो हम सबकी अपेक्षा है, एक तृप्ति की, एक समाधान की, उस वो हमारी अपेक्षा स्वयं में हम उसको देख पाएं और तृप्त हो पाएं। तो जिस तरीके से बाबा जी ने एक अनुसंधान किया और उसको प्रमाण रूप में जिया और उस प्रमाण को हम तक पहुंचाया, जिससे हमें ये विश्वास होता है अस्तित्व में समाधान है, जो एक व्यक्ति द्वारा हमें मिला। तो अस्तित्व पर विश्वास होता है, अस्तित्व के नियमों पर विश्वास होता है और हम अस्तित्व से कभी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए निरंतर उस आशा के साथ हम जीते ही हैं कि समाधान तो मिलेगा ही, क्योंकि अस्तित्व में इसी का ही प्रावधान है। मनुष्य को समाधान से अलग ही नहीं किया जा सकता। तो पिछली भी हमारी गोष्ठी बहुत सफल रही और जिस हिसाब से कुछ भाई बहनों के बहुत सुंदर अभिव्यक्ति भी आई, वो भी एक बहुत ही सुंदर घटना रही। क्योंकि जब आप अभिव्यक्त होते हैं तो आप अपने विचारों को और नियंत्रित करते हैं। ये जो भाई बहन कर पा रहे हैं वो बिल्कुल ही देख पा रहे होंगे। तो आज के जिस क्रम में हमने पिछली बार कहीं पे अंत किया था, वहां से हम शुरू करते हैं। तो हमारे साथ थे रेखा बहन जी के श्रीमान जी। भैया मैं नाम भूल रही हूँ आपका, कहाँ हैं आप? मैं कमलेश हाँ बोल रहा दीदी, हूँ। नमस्ते। हम लोग दोनों साथ में ही मोबाइल में कर रहे हैं। नमस्ते दीदी। अच्छा, हाँ बेटा। हाँ, नमस्ते कमलेश बोल रहा हूँ नमस्ते। मैं। जी कमलेश भैया, तो आपका प्रश्न पिछले वाला जो हमें याद है, हम यांत्रिकता पर बात कर रहे थे, है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, तो हेलो। कमलेश भैया एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए कहाँ से। हाँ कमलेश भैया। हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी, बता रहे। कमलेश भैया, आपने पिछली बार का 14 नंबर जिज्ञासा पेज करी में। थी, एक बार उसको पुनः रिपीट कर दीजिए। हाँ, बता रहे हैं दीदी। जी।
ये अपना जो है यहाँ से सेकंड नंबर पर 14 नंबर पेज में सेकंड नंबर पैराग्राफ में चौथी लाइन है, वह स्वयं इस प्रकार से असंतुष्ट रहता है। आजकल मानव की आंतरिक कार्यविधि को समझना एक बड़ा मुद्दा बना है। इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी ऐसा सोचते हैं, जबकि आदमी इस रूप में आता नहीं। विज्ञान ने आंतरिकता को ही स्पष्ट सटीक माना है। इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता को नकारने की वकालत की। संवेदनशीलता को आदमी समझ नहीं सकता, झेल नहीं सकता। ये पैराग्राफ था। और एक 15 नंबर में भी था एक जी, तो इसका पहले इसमें नहीं, इसी में आप क्या समझना चाहते हैं? इसमें जो है ना, जो ये सेंटेंस की व्यवहार में गति, कार्य में गति और विचार में गति, ये जो लाइन थी ना, ये थोड़ा सा जो है ये मतलब जो है व्यवहार में गति, क्या कार्य में गति और विचार में गति आ पाएगी ऐसा सोचते हैं। समझा पा रहा हूं मैं? तो इस बात को आप समझ जी जी जी। तो पिछले बार इस पे हमने काफी डिटेल बात की थी। तो हाँ, ये मैं था उस पिछले बार समय, हमने ये बहुत क्लियर किया था कि यंत्र जी जी नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ भैया, है ना। तो अभी हम इस पर बात करते हैं। पिछली बार यंत्र एक अलग चीज है, मनुष्य एक अलग चीज है। यंत्र को बनाने वाला मानव ही है, इसीलिए यंत्र मनुष्य से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य को यंत्र नहीं पहचान सकता पूरा का पूरा। ठीक, तो अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि इसी आधार पर मानव के व्यवहार में गति, स्पीड, कार्य में गति, विचार में गति आ पाएगी ऐसा सोचते हैं वैज्ञानिक। तो जब हम विज्ञान को देखते हैं, विज्ञान जीवन नाम की कोई वस्तु, आत्मा या सोल नाम की किसी वस्तु पर विश्वास नहीं करता। आत्मा पर जिसका विश्वास नहीं है, वो विचार पर भी बहुत विश्वास नहीं करते, और व्यवहार तो बहुत दूर की बात है। तो विज्ञान कुल मिलाकर कार्य को प्रधान मानते हैं, और कार्य पूरा होने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको व्यवहार करते हैं। कार्य पूरा होने के लिए जो प्लानिंग होती है उसे विचार कहते हैं। जिस प्रकार अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, तो एक ऐसा समय था जब तो बैलगाड़ी में एक अलग तरीके के चक्के का आविष्कार था। उसी चक्के का आविष्कार फिर धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते हम 2 पहिया साइकिल में आए, फिर 2 पहिया वाहन में आए, फिर 4 पहिया वाहन में आए। तो विज्ञान उस स्पीड को पहचान लिया कि कैसे नए इंजन बनाए, अच्छे चक्के बनाए। तो वो बनाते बनाते वो किस में हो गया, प्राकृतिक चीजों पर मनुष्य ने अपना एक कमांड लिया, या उसको जैसा भी समझा, उससे एक स्पीड को पाया, है ना। तो उसी स्पीड को जब मनुष्य ने अपने कार्य में पाया, तो वो सोच, जब ये यंत्र को मैं बना सकता हूं, तो मनुष्य क्यों नहीं ऐसा कर सकता इतनी ही स्पीड में। तो उसको मनुष्य में भी अप्लाई करने का कोशिश किया कि जिस तरीके से आज की एक युवा पीढ़ी हमें दिखती है, कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं जो पहली में हैं और 12th का पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमें मिलते हैं। तो मनुष्य ने यंत्र जैसा है वैसे मनुष्य भी हो सकता है ऐसे सोचने का कोशिश किया, कार्य प्रधान। पर हम मनुष्य को कैसे देखते हैं? मध्यस्थ दर्शन में जिस बात को कहा गया है कि मनुष्य में विचार की गति, वास्तव में विचार की अगर गति लानी है तो उसे बार बार शिक्षा संस्कार की वस्तु को देना पड़ेगा। अगर उसे व्यवहार में गति लानी है तो मानव संबंधों को बार बार समझाना होगा। वो यांत्रिक विधि से नहीं हो सकता। यंत्र केवल कार्य के लिए प्रधान रूप से है, वो मनुष्य के व्यवहार के लिए
कोई भी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी यंत्र। विचार के लिए कोई भी सहायता नहीं कर सकता, कोई भी यंत्र। कमलेश भैया बात पहुंच? हाँ दीदी, हेलो। ठीक, हाँ जी, बात पहुंच पाई आपकी ना? ठीक है, बढ़िया। तो हम आगे क्रम में चलते दीदी, हैं। मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था, क्योंकि यही प्रश्न मेरा भी था दीदी कल पिछली गोष्ठी में। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ तो मैं भी यही समझाऊं कि दीदी, जो यांत्रिक कार्यविधि से जो मानव को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं विज्ञान के आधार पर, तो उसमें मानव को एक यंत्र के रूप में देख रहे हैं कि भाई ये हार्ट है, ये ऐसे काम कर रहा है। तो वो उन लोग उन यंत्रों को क्या कैसे ठीक कर सकते हैं, वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन उसको कैसे बनाया जा सकता है, या फिर आदमी का जो व्यवहार है और वो विचार है उनको ठीक करने का अभी उनके पास कोई भी चीज नहीं है, वहां तक वो लोग नहीं पहुंचे। बिल्कुल ठीक बात है भैया, है ना? सहमत हूँ और मैं। आदमी का बिल्कुल जो ठीक बात है। व्यवहार और विचार है वो, मुझे लगता है दीदी कि बहुत कुछ जीवन से केंद्रित होता है, अपने जो जीवन से, जीव से। जीवन से, जीवन आपने शब्द ठीक उपयोग किया था। मनुष्य का जी कार्य है, चाहे व्यवहार है, चाहे विचार है, ये सब जी जीवन से ही केंद्रित है। जीवन को समझे बगैर हम व्यवहार को, जैसे हमारे ही बच्चों को हम सोचें कि हमारा बात सुनना शुरू कर दें, हमारा आज्ञा पालन करें, जब तक जी जीवन का अध्ययन नहीं होगा हमारा स्वयं का, ऐसी व्यवहार में कोई गति हमको परिवार में देखने को नहीं मिलेगी, जी है ना? विचार में कोई गति नहीं मिलेगी। तो ये जीवन का अध्ययन, जीवन ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक, दीदी बहुत इसमें थोड़ा सा, बढ़िया। हाँ दीदी तो ठीक है। अब हम हेलो जी दीदी, इसमें ही थोड़ा सा आगे और जी बताइए पंद्रह भैया। नंबर पेज में ना एक छोटा सा डाउट था। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये ऐसा ही है क्या, ये जिसमें 15 नंबर पेज में आ, बीच में ही है एक लाइन कि यह बात समझ में आती है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वह शरीर की आवश्यकता से अधिक होता है। तो इसमें ये जो जीवन और शरीर, शरीर में जो है सीमित मतलब वो सीमित शक्ति है, और जीवन में असीमित शक्ति जो है, उसी के बारे में बता रहे हैं क्या ये चीज में? ये जी हाँ, वो तो है ही। इसको एक जी जी भैया, तो ये बिल्कुल यही बात है कि जीवन शरीर के माध्यम से जो कुछ भी तय करता है वो शरीर की आवश्यकता से अधिक ही हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमारी शारीरिक आवश्यकता है कि मुझे 2 रोटी खाना है, पर जब जीवन वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति शरीर के द्वारा करती है, तो उससे कहीं ज्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो शरीर के माध्यम से शरीर की आवश्यकता से कहीं ज्यादा जीवन उसको कर ही सकता है। इसीलिए तो समृद्धि है मनुष्य का लक्ष्य, अभय है मनुष्य का लक्ष्य, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होने का समृद्धि है ना। तो शरीर की आवश्यकता से बहुत अधिक जीवन चढ़ ही पाता है, क्योंकि वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। दीदी एक बात और है। ठीक है भैया। दीदी मेरा एक बात और था, ये अक्षय बल और अक्षय हाँ शक्ति, मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति, तो इसमें जो बल और शक्ति का डिफिनेशन में मैं देख रहा था तो मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था हमारा। मैं पूछ रहा था, हम लोग जनरली जो क्वेश्चन लाते हैं ना, तो पहले अपने इसमें चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो डाउट नहीं होता ना, तो अपन यहाँ लाते। तो ये जो अपना जो अक्षय बल और अक्षय शक्ति, मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति, ये जो था ना अपने को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी अगर हो जाता तो ठीक रहता। जी, तो कमलेश भी, आपके परिवार में आप लोग सभी अध्ययन कर रहे हैं एक साथ? हाँ, सभी अध्ययन भी कर रहे हैं और रोज अपन साथ में बैठ करके सब कोई बुक रीडिंग भी करते हैं। और जो भी डाउट है अपन जो भी जो कर रहे हैं वो हमारा सबका है ये डाउट। तो ये सबका जो क्लियर नहीं हो पाता तो फिर अपन हम लोग सब सामने में क्वेश्चन करते हैं ऐसा। तो पहले अपने में ही इसका जो है वो जी करते हैं, ऐसा है। सब कोई साथ में ही कर रहे जी, हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। हाँ, तो 4-4 बार रीडिंग हो पा रही है ना आप लोग की?
हाँ लगभग हो जा रहा है अभी, मतलब ऐसा हो जा रहा है 3 बार 4 बार, कभी एक आध बार कम भी हो जाता है दीदी, पूरा शेयर करके। कभी 3 बार, कभी 2 बार, हाँ कभी 4। कोशिश है, मतलब रोज रीडिंग हो रहा है अपना। अभी एक हफ्ता लॉकडाउन है तो अभी अच्छा से हो पाएगा। अभी तो फुल टाइम रहेगा अभी अपना, जी तो जी। हो पाएगा अच्छे से। तो कोशिश यही करनी है हर अध्ययनार्थी को, जिनके जैसे बनना है उनका आज्ञा पालन पूरा का पूरा इस होना बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने 10 पेजेस सोचे थे, फिर उसको 5 इसीलिए किया क्योंकि 5 पेज कोई 4 बार पढ़ते हैं तो वो 20 पन्ने हो जाते हैं, और उसके बाद जो आपके डाउट्स बनते हैं वो आपको परिभाषा संहिता में एक बार देखना ही है ना। तो ठीक है, ये प्रश्न परिभाषा अचल संहिता बेटा में जी का भी था एक ठीक है भैया। तो अक्षय बल, या हम इसको कहें बल, शक्ति, स्थिति, गति या होना रहना। ठीक है, तो एक जैसे आदर्शवाद में ये कहा गया है कि कोई और ही है जो आपको मोक्ष दिलाएगा, कोई और ही है जो आपको पाप से पुण्य की ओर ले जाएगा। मतलब हमारा कोई हम उसको नहीं कर सकते हैं, और कोई एक दिव्य शक्ति है, कोई ईश्वर नाम की वस्तु है जो इसे कर सकती है। यहाँ पर जब बाबा जी ने अस्तित्व का अध्ययन किया तो वो देख रहे हैं कि हर चीज जो होने के रूप में है वो रहने के रूप में वो सूत्रित भी है, व्याख्यायित भी है। जैसे एक पौधा है, वो होने के रूप में जैसा है, होना और रहना दोनों अविभाज्य है। जैसे एक पौधे की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो पौधा है उसको पुष्टि से अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो स्थिति गति बोले, चाहे बल शक्ति बोले, चाहे होना रहना बोले, ये एक ही चीज के नाम है ना। तो जैसे अगर हम जीवन में देखें बल और शक्ति का, तो विश्वास एक बल है और सौजन्यता एक गति है ना। कृतज्ञता एक स्थापित मूल्य है और सौम्यता एक शिष्ट मूल्य है। तो इसी विभाज्य है। तो मेरी स्थिति का पता मुझे मेरी गति से चलता है, और जो स्थिति है वो निरंतर एक सी बनी रहती है। तो अब ये जो एक बात थी आदर्शवाद की कि कोई और मुक्ति दिलाएगा, ये बिल्कुल ही अलग मतलब इस विरोधाभास है इसमें। किस रूप में? 1 मिनट है, 2 मिनट। जी, तो हम इस बात को कह रहे थे, मैं कहाँ थी, 1 मिनट। सुचित्रा बहन जी, आप हो क्या? हाँ पूनम बहन जी। इसको आप थोड़ा सा ले बताएंगे क्या? मैं एक एग्जाम्पल सोच रही थी, मेरा वो बिल्कुल ही हट रहा है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा बताएंगे? चलिए मैं ही मैं को कुछ एक बहुत अच्छी चीज ध्यान में आई थी आज मेरी। हम्म। जब भी हम नेटवर्क प्रॉब्लम। यथार्थता जी हाँ पूनम बहन जी लीजिए ना, मैं नेटवर्क बता रही थी प्रॉब्लम है करके। अच्छा ठीक है। जिस तरह से हम मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य का होना कैसा है? मनुष्य का होना है कि वो न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है,
और सत्य वक्ता है। अब उसका रहना कैसा है? तो अनिश्चित आचरण दिखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य संस्कार अनुषंगी है। अगर उसे शिक्षा संस्कार की वस्तु नहीं मिली तो होने के रूप में जैसा है वो रहने के रूप में वैसा नहीं रहेगा, और इस कारण से अनिश्चित आचरण के साथ रहता है। तो हम अस्तित्व में एक सम, विषम और मध्यस्थ, इन 3 गतियों को देखते हैं। तो मध्यस्थ को हम देखते हैं कि बने रहना, इसको हम कह रहे हैं मध्यस्थ। तो ये बल और शक्ति होने के रूप में तो अविभाज्य है, पर ये मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन जब मैं पूरी प्रकृति का अध्ययन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये जो बल और शक्ति है ये अविभाज्य है। तो इसको कैसे है कि हर जगह प्रमाण है, मनुष्य को छोड़कर पूरी प्रकृति प्रमाण देती है इसका, स्थिति गति का, बल शक्ति का, मनुष्य को छोड़कर। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही आसान चीज है अस्तित्व में, पर हमारे लिए बहुत पेचीदा हो जाता है कि क्या है ये बल और शक्ति। तो एक आसान सा देखिए, आप समझना चाहते हैं और आप परिश्रम करते हैं समझने के लिए और आप समझ जाते हैं, ये आप में एक अविभाज्य चीज है। आप सीखना चाहते हैं तो वो बल कहाँ से आता है? आप अपने में आता है वो बल, किसी की प्रेरणा से आता है बल, और आप पुरुषार्थ करते हैं और उसको सीख जाते हैं। देखेंगे बल और शक्ति अविभाज्य है। तो इसी प्रकार से जब शिक्षा में मुझे ये पता चलता है मनुष्य होने के रूप में कैसा है, मनुष्य समाधान को चाहने वाली इकाई है, मनुष्य संस्कार को चाहने वाली इकाई है, जब ये मनुष्य को समझ में आता है तो वो अपने रहने को डिफाइन कर पाता है। क्या मैं बता पाई? मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि थोड़ा ब्रेक भी हो गया था। क्या ये स्पष्ट हो पाया? थोड़ा और इसको डिफाइन करने का लग रहा है दीदी, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छा, लेकिन इसको और अच्छे से। हाँ, तो एक तो कभी भी हम बल शक्ति की बात कर रहे हैं, स्थिति गति की, अस्तित्व में हर वस्तु को क्रिया से ही पहचाना जाता है, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, चाहे जीवन क्रिया हो, है ना। जिस तरह से हम खाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई बल लगाते हैं, कोई शक्ति होती है ना, कोई फ्यूल है, कोई, जब हम गाड़ी में ही कोई फ्यूल डालते हैं तो वो गाड़ी चलने लगती है ना, कोई शक्ति उसमें, बल से ही शक्ति आ जाती है। ये तो एक बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल है, ये तो होने के रूप में बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस व्यापक वस्तु ऊर्जा में संपृक्त हैं, डूबे भीगे घिरे हुए हैं, इसीलिए हर वस्तु बल संपन्न है। उस बल संपन्नता का पता कैसे चलता है? शक्ति से, है ना। तो हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, इसीलिए अगर हम एक परमाणु को देखें तो परमाणु अंश भी बल संपन्न है। इसीलिए परमाणु अंश उस चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो ये बल संपन्नता कहीं बाहर से कोई ईश्वर से, कोई देवी देवता से, मनुष्य या किसी भी इकाई को नहीं मिली हुई है, ये प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति में, हम इस ऊर्जा में, इस ईश्वर में, इस ज्ञान में हम संपृक्त हैं, इसलिए हर इकाई बल संपन्न है और बल और शक्ति अविभाज्य है। जैसे हमको, जब हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक आत्मबल, कोई आदमी शरीर से कमजोर होता है, मनोबल से वो चलता है, आत्मबल से वो चलता है। अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है? वो है शक्ति। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? वो, उसका नाम है गति। इसका प्रमाण कैसे दिखता है? उसका नाम है रहना। क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? हाँ दीदी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास में बल है, जी, लेकिन मैं कोई काम करता हूँ तो वो मेरी शक्ति है, ऐसा ही कुछ है। जैसे मेरे पास, जैसे नहीं भैया, एक परमाणु जैसे है। आप कोई चीज, आप जैसे जैसे आप कोई बात समझे, है ना, जैसे हाँ आप कोई भी बात को समझे कि पानी पीने से, जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है ना, उस दवाई को लेकर आप समझ जाते हैं कि ये दवाई से मैं ठीक ही होऊंगा, तो अपन क्या करते हैं? तुरंत उस दवाई को लेते हैं और हमको उसका इफेक्ट दिखने लगता है। ऐसा होता है? हाँ हाँ। तो ये बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल है, हम होने के रूप में बल और शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसी कोई चीज है जो आप समझ नहीं सकते? समझा तो सब कुछ आ सकता है। ये बल कहाँ से आता है? ये अक्षय बल कहाँ से आया आपके पास? ये बल कहीं और से आया है जीवन से। कि ये बल क्या लगता है कि कोई कहीं से आ रहा है कि मेरे पास है ही ये बल? मेरे पास है। हमेशा है ऐसा लगता है? हाँ, हमेशा है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि वो हमेशा काम करता है, हमेशा मैं उससे हमारे विचार हमेशा चलते रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? आज आप अध्ययन में बैठे हैं, है ना? हाँ। आप अपने पूरे परिवार को अध्ययन में लगाए हैं। ये जो बल है होने के रूप में आपको ये लगता ही है कि मेरे पास निरंतर है। इसी का नाम है व्यापक वस्तु ऊर्जा। और इसका जो प्रमाण आप दे रहे हैं यही है आपकी जो स्थिति है उसको आपने पहचाना बल के रूप में, और उसका जो आप प्रमाण दे रहे हैं वो है आपकी शक्ति, गति। जैसे परमाणु जो है अपने आप में बल संपन्न है, और जो वो अपना जो क्रिया करता है वो शक्ति है। तो वो अपना चलता है जैसे, उसको शक्ति बोलेंगे, अ, ऐसा कुछ। जो आपकी चाहत है ना? जो आप मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये बल है ना? और मैं सुखी हो सकता हूँ, ये बल, और मैं सुखी हो गया। ठीक है, इन तीन बात को लेते हैं। मैं सुखी होना चाहता हूं और मैं सुखी हो ही जाऊंगा, ये बल हर मनुष्य में रहता है। अब शक्ति नहीं रहती है, हाँ मैं सुखी हो गया, उसका प्रमाण अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन होने के रूप में ये दोनों अविभाज्य है। अगर समझ गया तो उसका प्रमाण होगा ही शक्ति के रूप में, अगर सीख लिए उसका प्रमाण होगा ही गति के रूप में। तो ये दोनों अविभाज्य है। अगर प्रमाण नहीं मिल रहा इसका मतलब अपन उसको समझे नहीं है। होने के रूप में बल और शक्ति अविभाज्य है, ये व्यवस्था हमारे पास है, पर रहने के रूप में नहीं है। कुछ स्पष्ट हो पाया भैया? एक मिनट दीदी। दीदी, इसको अपन उससे भी ले सकते हैं क्या, जो जैसे जो परमाणु है या कुछ भी जो अपनी स्थल पे जो घूम रहे हैं उनको जो ऊर्जा मिल रही है, मतलब एक वो कोई फ्यूल नहीं है, वो एक जो व्यापक से ऊर्जा लेके चल रहा है पूरा ये सृष्टि। तो वो जो एक बल है जी वो एक मैं परमाणु रूप में हमारे अंदर भी है, अक्षय बल, अक्षय शक्ति। जी भैया, अपन वहीं से बात को शुरू कर रहे ही थे। जैसे हम्म। आप परमाणु का ही एग्जाम्पल जो ले रहे हैं यहीं से है ना? मैंने भी बात को वहीं से शुरू किया था। फिर से एक बार, होने के रूप में ये बल संपन्न हर इकाई है ना? अब हर परमाणु अंश इस बल संपन्नता के आधार पर एक व्यवस्था बनाता है। वो जो व्यवस्थित हो रहा है अंश, उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति के रूप में वो दिख रहा है। अब इनहेरेंट क्या है उस परमाणु अंश में? वो है बल संपन्नता, वो संपन्न है ना? बल से संपन्न है वो, इसीलिए वो जो व्यवस्था बना रहा है परमाणु के रूप में या अणु के रूप में या पिंड के रूप में या परिवार के रूप में या समाज के रूप में, वो जो हमें दिखता है उसको हम कह रहे हैं गति, शक्ति या रहना। और जो रहना। इनहेरेंट है ना, मेरा इनहेरेंट क्या है? मुझे सुख की चाहत से आप अलग कर ही नहीं सकते, वो मेरा बल संपन्नता है। व्यवस्था की चाहत से अब आप किसी को अलग नहीं कर सकते, वो है बल संपन्नता। जी अब थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ दीदी। व्यवस्था में रह के अगर व्यवस्थित रहेगा तो वो शक्ति को प्रमाणित करेगा, अपनी गति को प्रमाणित करेगा समाज में, परिवार में, खुद में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आप समझ गए। हम व्यवस्था में हैं ही, है ना? बल और शक्ति संपन्न है ही, उसका प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समझे नहीं है, और बाकी इकाइयां पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था इसका प्रमाण दे पा रही है, मनुष्य को छोड़कर। बढ़िया, वेरी गुड। तो है ना, बाकी लोग हो मतलब सकते। जो हम जब तक व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक वो हमारी शक्ति का प्रमाण नहीं बनेगा, ऐसा है?
जी बिल्कुल ठीक बात है। जब तक हम व्यवस्थित नहीं जी पा रहे हैं, हमें ये भय होता है, पता नहीं मुझ में ये बल है कि नहीं, है ना। जैसे बाबा जी जी पाए, पता नहीं हम वैसे जी पाएंगे कि नहीं। ये जो पता नहीं है, इसका मतलब हमें अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, अस्तित्व की व्यवस्था को हम समझे नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था सबके लिए है, हम सभी समान रूप से बल संपन्न है। इसलिए प्रमाण प्रमाण में भी हम संपन्न हैं। वो प्रमाण अभी प्रदर्शित नहीं हुआ, क्योंकि हमारी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई, अस्तित्व के नियमों को समझे नहीं है। क्योंकि परमाणु से तो हम भी बने हुए हैं ना। जब मेरा रोम रोम परमाणु से बना है और वो हर परमाणु बल संपन्न है, तो मेरा आत्म बल संपन्न है, मेरा मनोबल संपन्न है, निराशा की कोई स्थिति ही नहीं है। एक बात है, मैं इसमें एक बात थोड़ा जोड़ती हूँ एग्जाम्पल। पूनम बहन जी। जी हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, स्पष्ट आ रही है बहन जी। ये तो बहुत स्पष्ट, आप बहुत ही अच्छे से कर दिए हो। ऐसी बस एक एग्जाम्पल बाबा जी का ध्यान आ रहा था कि बाबा जी अच्छे बल, अच्छे शक्ति से संपन्न व्यक्तित्व था बाबा जी का, है ना। तो बाबा जी के अंदर तो स्वयं में विश्वास इतना पावरफुल था, उस विश्वास के चलते बाबा जी हर किसी को बोलते ये थे कि आप कर पाओगे। जैसे हम भी कुछ कुछ जो चीज हमारे बल संपन्नता को पहचानते हैं हम, तो हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आप ये कर पाओगे, क्योंकि वो करके हम स्टोर कर चुके हैं अपने अंदर। तो बल संपन्नता अपने अंदर हम देखते ही हैं, तो उस बल संपन्नता के कारण हम उस बात का, उस शक्ति का प्रयोग करते हैं कि बेटा आप भी ये कर पाओगे। तो जो एक्सप्रेशन हमारे निकलते हैं जो करने के लिए, और कर पाओगे और करके अपन दिखा भी देते कि देखो ऐसा होता है ये, तो इस बल संपन्नता के कारण हम उसका प्रयोग भी करते हैं। ऐसा मेरे को दिखता है बाबा जी के अंदर जो था वो, कि बेटा आप भी, जो मैंने तो जो किया इतना साल तपस्या, लेकिन आप लोग भी इसको पढ़ के ऐसा जी सकते हो। तो बस उसी उनके उनके ताकत के दम पे ही अपन इतना यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए रखना था, ये वो कुछ जुड़ा होगा तो इसमें। जी नहीं दीदी ठीक है, अभी ठीक क्लियर हो रहा है बात। है ना। बात क्लियर हो रहा है, क्लियर है। हाँ हाँ, हम बढ़िया दीदी। है ये, है ना। तो इसको आगे और भी करते हैं, ठीक है। अभी अगले प्रश्न में चलते हाँ। हैं जी। आगे और बताइए किनके प्रश्न हैं, इस पेज में है क्या किसी के? नहीं तो अगले पेज में चलते हैं। दीदी। जी हाँ दीदी, पेज नंबर 17 का ही है। शायद इस पे डिस्कशन भी हुआ था, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इसके ऊपर है कि हम अपने आप को पूरा का पूरा झेलने योग्य बन गए। ये मुझे नहीं समझ आया जी कि मुद्दा बना कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से जी हम जी झेलने योग्य बन गए। जी ठीक है। तो कल प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन ये भी हमारा पूरा नहीं हो पाया था, तो ये दोनों ही को ले लेते हैं। इसके बाद शालिनी दीदी के प्रश्न को लेंगे। तो जी प्रतिभा, अभी जब हम प्रतिभा कहते हैं तो हम किसी कला को लेते हैं। अरे कितना प्रतिभा है इसमें, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई अच्छा चित्र बनाता है। पर बाबा जी यहाँ पर प्रतिभा का अर्थात समझदारी से लिए हैं। समझ का संपन्न हो जाना, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न हो जाना, इसको कह रहे हैं प्रतिभा। प्रतिभा संपन्न हो जाते हैं, समझदारी संपन्न हो जाते हैं, तो व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, वो समझदारी के अनुरूप हो जाता है। तो व्यक्तित्व में 3 मुद्दे मुख्य रूप से हैं: आहार, विहार और व्यवहार। तो समझदारी के अनुरूप फिर आहार हो जाता है। जो बाबा जी मतलब अनुभव शिविर भी लगते थे, उसमें बार बार बाबा जी कहते थे कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए है। तो समझदारी के अनुरूप जब आहार होगा तो शाकाहार ही मनुष्य का आहार होता है। तो ये एक संतुलन की स्थिति है, प्रतिभा और व्यक्तित्व में एक संतुलन है।
उसी तरीके से प्रतिभा आहार के बाद विहार। विहार का अर्थ है, एक तो है जो हम एक टहलना या घूमने के बाद हम कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। दूसरा शरीर को स्वस्थ रखना, ये भी विहार में ही आता है। तो जब समझदारी के अनुसार विहार को देखते हैं तो वो भी प्रयोजनबद्ध, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वो भी प्रयोजन के अनुसार, महत्व के अनुसार ही होता है। और शरीर को स्वस्थ रखना के लिए भी उपाय प्राकृतिक विधि से मनुष्य उसको देख पाता है। और इसी तरीके से व्यवहार है, तो समझदारी के अनुरूप जब हम व्यवहार होता है तो वो संबंधों में न्यायपूर्वक, मतलब संबंध की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति पूर्वक, इस तरीके से व्यवहार होता है। तो इस तरीके से मेरा सोचना कुछ है। अभी जो वर्तमान में हम संतुलन को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाहते कुछ है, जी नहीं पाते, जीते कुछ है, चाहते कुछ है, होता कुछ और ही है। इस तरीके से हम अपने जो समझ रहे हैं और जो हम जी रहे हैं, इसमें संतुलन की स्थिति को नहीं देख पाते हैं। पर जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे ही आप अपनी समझदारी और अपने व्यक्तित्व, इसमें संतुलन को देख पाएंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि तीसरा मुद्दा ये बना, जो कुछ भी हमारी समझदारी थी उसके अनुसार हमारे व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य बन गए। ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें बाबा जी ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने समाधि संयम किया तो लगभग 30 वर्ष तक जो उनका पहले बचपन का जो जीना था और समाधि का जीना, और समाधि के बाद एक दूसरी लाइफस्टाइल बाबा जी की रही। तो समाधि के पहले वो एक बहुत ही सेवा श्रम करने वाले व्यक्ति रहे। समाधि के समय उनका शारीरिक रूप से हिलना डुलना बहुत ही कम रहा, क्योंकि एक जगह बैठकर वो साधना करते थे, कंद फूल खाते थे। और जब वो उन्हें समझ आ गया, अस्तित्व का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने देखा कि मुझे तो स्वायत्त मानव होना है ना, तो मुझे व्यवहार में भी सामाजिक होना है। वो एकांत में साधना करते थे। मुझे व्यवसाय में स्वावलंबी होना है, वो कंदमूल खाते थे, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि समझदारी के बाद मैं जो एक व्यक्ति हूँ, मुझे त्व को करने में सुविधाजनक विधि से, मतलब बहुत आसानी से मैं उसको कर पाया, उसमें मुझे तकलीफ नहीं हुई, तो है ना, झेलने योग्य बन गया। ये बाबा जी एक हमेशा उसको एक भाषा है बाबा जी की, है ना, झेलने योग्य बन गया, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही, ये बाबा जी कहना चाह रहे हैं। क्या मेरी बात पहुंच पाई है? हाँ दीदी, सही, बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, नमस्ते दीदी। तो नमस्ते दीदी। दीदी, इसके जस्ट ऊपर मेरा क्वेश्चन है, जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते उसका सम्मान कर नहीं पाएंगे। इसके पीछे बाबा जी ने पहले श्रेष्ठता का सम्मान की बात की है, इससे जस्ट पहले पेज में लास्ट लाइन में। तो जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर पाते उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसको अगर मैं वस्तु के साथ जोड़ के देखती हूँ तो मुझे उसका मूल्य पता चल जाता है। उसका मूल्यांकन मतलब जो आलू की जो कीमत होगी वो उसकी, मतलब जो पैसे होंगे वो कीमत होगी, लेकिन उसका मूल्य क्या है? तो मेरे भूख की शमन करना। तो ये जो चीजें हैं, मूल्य और ये इसमें अंदर समझ में आता है जब वस्तु को देखती हूँ। तो जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर पाते उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। ये दूसरों के लिए मूल्यांकन अलग हो गया, लेकिन मैं सम्मान खुद मतलब सम्मान खुद में भी करना है। तो खुद का जो सम्मान करना है, तो अपना मूल्यांकन के लिए भी ये बात कही गई है क्या? इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। जी दीदी, तो मूल्यांकन केवल मूल्यों का ही होता है। पहुंचा पाई मैं? जी, आप पहुंचा पाए, है ना, आप पहुंचा पाए, और मैं संपूर्णता को लेकर आपको उत्तर दे रही हूँ। तो कभी भी मूल्यांकन होता है वो मूल्यों का ही होता है। मूल्य अर्थात उसका आचरण, उसका प्रयोजन।
तो जैसे मैं हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मैं एक मानव हूँ, मानव का कोई प्रयोजन है ना, उस प्रयोजन को पहचानती हूँ तो मैं अपना मूल्यांकन करती हूँ, अपना मूल्यांकन करती हूँ तो हर मानव का मूल्यांकन करती हूँ। तो मेरा क्या मूल्य है, तो खुद में देखते हैं तो मनुष्य मतलब न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य वक्ता है। और मनुष्य का स्वभाव क्या है, मनुष्य किस मूल्यों में जीता है, वो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। ये मनुष्य के मूल्य है। तो अभी मनुष्य को देखते हैं तो हम उसको जीव चेतना में भी देखते हैं, इसीलिए मूल्यांकन नहीं कर पाते, क्योंकि हम मनुष्य का अध्ययन हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम अपना भी मूल्य नहीं कर पाते। और कभी भी शुरुआत होगी मूल्यांकन की तो सर्वप्रथम मानव से ही होगी। हम मानव का मूल्यांकन करेंगे तभी हम पूरी प्रकृति का मूल्यांकन कर सकते हैं। हम मानव का मूल्यांकन नहीं कर सकते। एक जगह बाबा जी बहुत अच्छा इसको लिखे हैं कि आप सोचोगे कि मैं गाय के साथ अच्छा जीता हूँ, मिट्टी के साथ अच्छा जीता हूँ, मानव के साथ नहीं जी पाता हूँ, ये गलत है। असल में मनुष्य कभी भी समझेगा तो स्वयं को ही पहले समझेगा, क्योंकि स्वयं में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था समाहित है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है। तो मानव का मूल्य मतलब मैं अपनी श्रेष्ठता को देख पाऊं, मैं एक सुखी होने वाली इकाई हूँ, मैं धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक जीने वाली इकाई हूँ, मैं दया, कृपा, करुणा, दिव्य मानव तक उस पद को प्राप्त करने वाली इकाई हूँ। इस बात को देखेंगे तो स्वयं का मूल्यांकन कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अपनी गलती, अपराध, पीड़ा के लिए खुद को अपराधी महसूस करते हैं, कभी दूसरे को भी। दीदी मैं भी थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ। मैं इसमें ये समझाऊं कि अभी तक जो हम करते आए हैं दीदी मूल्यांकन, वो सिर्फ जिंदा रहने के धरातल पर ही कर पाए हैं। हर चीज का जो हम मूल्यांकन करने का सोचते हैं या करते हैं। तो वो मूल्यांकन एक्चुअली, फिर से मैं बता रही हूँ, हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम समीक्षा करते हैं, है ना। तो हम मूल्यांकन हमेशा मूल्यों का ही होता है। हमको मूल्यांकन करना अभी तक हमारे 1 to 12 हमारे पूरे PhD तक हमको किसी ने नहीं सिखाया। हमको मूल्य नहीं समझ में आते हैं, मूल्यों को हमें शिक्षा संस्कार में अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या प्रयोजन है आपके पति पत्नी संबंध का, क्या प्रयोजन है, क्या मूल्य है आपकी पत्नी का, क्या मूल्य है आपके पति का, उसको कीमत में आ के नहीं सकते। और जिस दिन ये समझ में आती है, इतनी इतनी ऊंची औकात है मनुष्य की, है ना। तो मूल्यों पे हम कभी बहुत विस्तार से बात करेंगे। बहुत मतलब हम हमारा आंख नहीं खुला है अभी, हम मूल्य नहीं देख पाते, हमको भाव नहीं दिखता, हमको विश्वास नहीं दिखता है। तो अभी हम समीक्षा करते हैं, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन या श्रेष्ठता उसका भाव को देखकर होता है, उसके बाद गलती अपराध मुक्त हो जाते हैं हम, है ना। ठीक है ये बात येवती दीदी? जी दीदी, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। मैं काफी दिनों से इस चीज पे थोड़ा अटकी हुई थी, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ बढ़िया है दीदी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम शालिनी दीदी के क्वेश्चन पर चलते हैं। शालिनी दीदी आप हैं ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी हूँ। जी, आपका भोजन का समय क्या है? नॉर्मली 9 बजे, पर क्या है मेरी फैमिली सामने ही रहती है, मेरे देवर देवरानी और उनके बच्चे, तो वो जैसे ही आते हैं फिर मैं जी थोड़ा जी, सा बंद कर आपने, देती हूँ। हाँ अभी आप बता सकते हैं हाँ मुझे, हाँ, अभी आए नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था एक बार पुनः रिपीट करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे। हाँ जी, मेरा पहला क्वेश्चन था कि जब हम ये कौन बोलते से हैं कि पेज में है दीदी, कौन एक से मिनट। पेज नंबर में? हाँ जी, एक सेकेंड। नहीं एक्चुअली वो पेज के साथ लिंक्ड तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से 5 या 6 में था, 6 में था शायद। एक मिनट, मेरे को ना अभी ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी पेज पलट ली, ये क्लास हो रही थी। तो मेरा ये जो समझना है कि जब हम कहते हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि भाई कब आता है आत्मा शरीर के अंदर, है ना,
वो जो बाबा जी का क्वेश्चन था, उन्होंने जब अपनी फैमिली से आ, पूछा कि शरीर में आत्मा कब आता है ना, कैसे आता है, तो उसके बाद इसको मैं लिंक कर रही हूँ कि जीवन विद्या में कहा जाता है कि 4th या 5th मंथ में आ, आत्मा आता है, मतलब जीवन प्रवेश करता है, जीवन मतलब चलाता है शरीर को, फीटस से बेबी बनता है वो, जी है। जी तो ये दोनों में मेरे को एक समझ नहीं आ रही लिंक, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो तो मुझे समझ में आ ठीक है। गया कि भाई कैसे आत्मा आई, वो नहीं बता पा रहे, पर फिर हम क्या बता रहे हैं, मतलब ये मेरी क्लैरिटी नहीं हो रही इस बात पे। क्या मेरा तो प्रश्न आदर्शवाद मैं में, बता रही हूँ? जी जी, आपका बिल्कुल अच्छे से पहुंचा। तो आदर्शवाद में जिसको बाबा जी पूछ रहे हैं उसमें आपका क्लैरिटी है, उसमें आपको, है ना, आपको ये वाले भाग को पूछना है कि हाँ जैसे कि हम भाई, मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने जो बताया है कि कोई भी गर्भावस्था में कोई स्त्री है, तो लगभग बाबा जी ने जो बताया है 4.5 से 5 महीने के बीच में जीवन उस शरीर को संचालित करता है, तो वो कैसे होता है, यही है ना प्रश्न? हाँ जी। जी। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं जिसका कोई मैच नहीं है। पहली तो ये बात, वहां पर ये बताया जा रहा है कि बाबा जी ने ये बोला है कि ब्रह्म क्या चीज है, तो बता रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा में आ जाता है और फिर आत्मा को मुक्ति चाहिए, इस तरह की एक बात है। तो वो बिल्कुल अलग बात है कि ब्रह्म आत्मा में क्यों आ जाता है, क्या प्रयोजन है। ठीक है, तो मध्यस्थ दर्शन में ब्रह्म व्यापक वस्तु को बोले हैं, और व्यापक वस्तु अर्थात ब्रह्म और आत्मा ये अविभाज्य हैं। ब्रह्म में अर्थात व्यापक में आत्मा है ही, भीगी गिरी हुई है। तो उनको उनके प्रश्न उससे मिल गए कि ब्रह्म में आत्मा में ब्रह्म आता नहीं है और जाता नहीं है, आत्मा में ब्रह्म सदा था, सदा है और रहेगा। वो पहली बात हो गई। दूसरी ये बात है 4.5 से 5 महीने में, ये जब हम अनुभव दर्शन जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, पर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। जब भी परमाणु परमाणु को आपकी चला आवाज क्लियर नहीं, भी का आपकी आकार, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ आपकी, हाँ जी हाँ जी, हाँ अभी अभी ठीक है। क्लियर है कि मैंने हाँ थोड़ा अभी चेंज ठीक किया है? है, हाँ अभी ठीक। अभी तो बाबा जी ने बताया है जब भी गठन पूर्ण परमाणु बनता है, वो परमाणु के रूप में नहीं रहकर वो अपने आकार से बड़ा हो जाता है ना, वो एक आकार लेता है जिस आकार के शरीर उसे चलाना है। ये बात पहुंच पाए? माने क्या हम जैसे ये अगर हम समझे? कहें कि जीवावस्था, जी हाँ, नहीं आप बताइए। जी, तो मैं पूरी बात कर लेती हूँ फिर आप बता दीजिए, ठीक है ना? तो हम बात को कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य की बात को कह रहे हैं, तो जीवन उस शरीर को संचालित करता है जो शरीर चलाने योग्य जो शरीर में संपूर्ण मेधस तंत्र है, समृद्ध मेधस तंत्र है ना, क्योंकि मेधस के माध्यम से ही सूचना आएगी भी जाएगी भी। अब वो मेधस के बाद में पूरा शरीर तैयार है कि नहीं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो एक समय जो मनुष्य में गर्भावस्था का समय हम देखते हैं वो है लगभग 9 महीने। तो आधे महीने हम देखते हैं कि धीरे धीरे शरीर बन रहा है ना, प्राण कोशिकाएं और स्वस्थ होती हैं, अंग बन रहे हैं, और अंत में जो मेधस तंत्र है वो बनता है। मेधस तंत्र बनने के बाद ही जीवन देखता है कि इस शरीर को चलाने योग्य है तो चलाता है। उसी प्रकार से मृत्यु भी है, चलाने योग्य अब शरीर नहीं है तो नहीं चलाता है। तो एक तो ये बात हो गई। मैं इससे ज्यादा भी आपको बताना चाह रही थी कि कभी भी जो गठन पूर्ण परमाणु है वो हम पढ़ते हैं ना, अपनी लंबाई चौड़ाई से अधिक स्थली में काम करता है। जैसे वो है तो इतना सूक्ष्म, जीवन बहुत अति सूक्ष्म है, पर हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है।
और वो इतनी तेजी से घूमता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई एक सूक्ष्म शरीर के रूप में हमें दिखती है, एक अलग से सूक्ष्म शरीर के रूप में। तो मैं ये बता रही थी, जैसे एक हाथी के शरीर को जीवन को संचालित करना है, एक चिंपैंजी के शरीर को जीवन को संचालित करना है, तो सर्वप्रथम वो जीवन उस आकार का हो जाता है, तब वो जाकर प्रकृति में वैसा शरीर बनता है। ये दोनों साथ साथ ये घटनाएं होती हैं कि जीवन ने वो आकार ले लिया है और किसी गर्भ में वो आकार बन रहा है। ये एक प्रकृति की बहुत सुंदर घटना होती है। क्या मेरी बात पहुंच पाई? थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं समझने की, थोड़ा डिफिकल्ट तो है। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी। दीदी, जैसे पिछली गोष्ठियों में बात हुई थी कि जीवन शरीर के बाद भी है, वो सुन सकता है, लेकिन मेधस तंत्र नहीं होने के कारण वो प्रमाणित नहीं कर पाता है अपने आप को। तो वो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि वो जीवन तो उस पिंडज में है, लेकिन जब मेधस तंत्र डेवलप होता है तब वो क्रिया से वो प्रमाणित कर पाता है अपने आप को। ठीक बात है भैया दीदी आवाज नहीं आ रही जी? जी, ठीक बात है भैया, ठीक बोल रहे हैं। यही है ना दी? शालिनी दीदी, इसमें और क्या समझना चाह रहे थे आप? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ये क्लियर हुआ। मतलब जो जीवन है वो हमारा, समझ लीजिए, ऑरा बन के रहता है क्या? ये मेरे को ये भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था। जैसे माँ का शरीर है ना, माँ के शरीर में तो एक जीवन संचालित करता है। और जब शिशु, देखिए आप, देखिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हम टूटी फूटी साइकिल सवारी करना चाहते हैं कहीं तक पहुंचने के लिए, कि एक बढ़िया साइकिल में, बढ़िया साइकिल में ऑब्वियसली, है ना। अच्छा, अब बढ़िया साइकिल में पता चले कि वो फ्रैक्चर्ड साइकिल है ना, बढ़िया ऊपर से तो दिख रही है, अंदर फ्रैक्चर है, तो चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे, है ना। अब तो वही चीज है, हम क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि उसको चलाकर जहां तक पहुंचना चाहते हैं पहुंचेंगे ही नहीं। उसी तरीके से जीवन भी है, शरीर पूरा मेरे चलाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि जीवन तो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस शरीर को चला रहा है ना। बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कुशल भैया और आपके में मिल करके बहुत बढ़िया हो गया। ये ठीक बढ़िया, बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच। और दूसरा मेरा प्रश्न था कि जो परमाणु से जो ये पूरा शुरू हुआ है, तो मतलब वो थोड़ा सा वहां पे मेरी रुकावट है कि परमाणु से ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे बना, और मतलब फिर बाकी का विकास क्रम मुझे समझ गया है ना, लेकिन मेरा जो जहाँ अटकन है वो शुरुआत वाली पोर्शन पे है। वहां थोड़ी सी मेरी अटकन है। अच्छा, ठीक है। तो ये एक बड़ा विषय होगा, क्योंकि हमें इसमें, है ना, अभी तो संसार में 108 एलिमेंट्स पर बात होती है, तत्वों पर, और क्रम से शुरुआत में मेरे ख्याल से दो ही तत्व रहे होंगे, और उसके सहअस्तित्व से कैसे पूरा ही मटेरियल वर्ल्ड बना है, इस पर हम कभी और बात करेंगे दीदी, है ना। ये एक लंबा विषय है। श्योर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ समझना, देखिए क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ने के क्रम में कुछ चीजें ऐसा है, मैं आपकी बात मानती हूँ कि 4 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली काफी और समझ में आएगा। अभी तो तीसरी बार ही शुरू किया है, देखते हैं, ठीक है। मैं भी इसका विस्तृत आंसर चाहूंगी डेफिनेटली। दीदी, मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने बोला कि जीवन जो मेधस तंत्र के बाद एक शरीर देखता है कि वो उसकी यात्रा के लिए अनुकूल है या नहीं है, तो क्या अगर अनुकूल नहीं होने से जीवन उसमें नहीं आता थी, अपने को प्रमाणित नहीं करता? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ विकृतियों के साथ बच्चे का जन्म होता है, वो बहुत ज्यादा दिन यात्रा नहीं कर पाते, शरीर यात्रा, लेकिन जीवन तो उनके अंदर होता है दीदी।
इसमें दो भाग है भैया। एक तो अभी एक तो जीवन कभी विवश भी हो जाता है, जैसे मुझे शरीर नहीं मिला तो मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा, एक तो ये स्थिति है। दूसरा, मुझे शरीर से किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, ये दूसरी स्थिति है ना। तो किस तरह से हमने शरीर को छोड़ा है, किन स्वीकृतियों के साथ मैंने शरीर को छोड़ा है, उन स्वीकृतियों के आधार पर भी ये काम करता है। जैसे मैंने शरीर को किन स्वीकृतियों के साथ छोड़ा है ना, और मुझे ऐसा लगता है मुझे तत्काल ही शरीर चाहिए, है ना, और मुझे इसी परिवार में ही शरीर चाहिए, या इस तरह की सुविधा हो इस जगह मुझे शरीर चाहिए, तो तत्काल जीवन शरीर को ले लेता है उनकी स्वीकृतियों के आधार पर। क्या मेरी बात थोड़ा पहुंच सा पाए? नहीं नहीं दीदी, ये थोड़ा सा नहीं हो पाया क्लियर, ये बात मैं नहीं समझ पाया ये बात। अच्छा, इसको नेक्स्ट क्लास में ले, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बता दूंगी। ये मुख्य रूप से भैया जिस शरीर को जैसे हम चला रहे हैं, जिस स्वीकृति के साथ मैंने शरीर को छोड़ा है, उस स्वीकृति के आधार पर अगली शरीर यात्रा होती है। मान लीजिए कि मैंने इस शरीर यात्रा में सोचा कि मेरे से तो अच्छा मैं कुत्ता ही होता, वो ही अच्छा था, है ना, मैं उससे अच्छा तो मतलब मैं मनुष्य शरीर ही क्यों लिया। कभी कभी ये इच्छा भी मनुष्य शरीर के साथ होती है, या तो वो किसी रोग में शरीर को छोड़े, या किसी बहुत ही है ना दुख में शरीर को छोड़े, तो लगा कि मेरे से तो अच्छा कुत्ता ही होता है या बिल्ली ही होता है। तो अगर, है ना, और उससे अच्छा शरीर को वो चला ही रहा है, तो अगर उसकी मृत्यु हो गई और अगली शरीर यात्रा में कोई मनुष्य शरीर, भले वो अपंग ही क्यों ना हो, उस हालत में भी दिखता है, तो शरीर से सुख लेने का इतना आदत होता है हमारा, इंद्रियों से सुख लेने का, कि बगैर शरीर को ये हो दीदी चाहे आवाज अपंग हो, उस आवाज कट गई दीदी आपकी पूरी। आवाज, मेरी पूरी आवाज कट गई, अच्छा। सॉरी, मतलब अच्छा। आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। मैं ये कह रही हूँ, है ना, अब ये ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, है ना भैया। तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से एक मनुष्य शरीर को छोड़ता है, अभी सुख की स्थिति में बहुत कम लोग हैं जो शरीर को छोड़ते हैं, या तो किसी दुर्घटना में शरीर छूट गया, या किसी पीड़ा में शरीर छूट गया, या फिर किसी रोग की स्थिति में शरीर छूट गया, या फिर ऐसा लगा कि मनुष्य से तो अच्छा, इतनी गरीबी थी कि मनुष्य से तो अच्छा मैं कुत्ता ही होता, वो ही अच्छा था, है ना, और शरीर से सुख पाने के लिए बहुत कोशिश किए होंगे, सुविधा से सुख, और वो उस शरीर में पूरी नहीं हो पाई, है ना, मुझे सुविधा से सुख मिले इस आकांक्षा में शरीर को छोड़ दिया। तो क्या होता है, अब उसी इंतजार में ना बैठा हुआ है जीवन, कि या तो मुझे कैसा भी शरीर मिले तो मैं सुखी हूं, तो वो अपंग शरीर मिलता है तो भी जीवन उसको स्वीकार करता है, वो कुत्ते का शरीर मिले तो भी स्वीकार करता है, और कई बार ये दोनों ही स्थितियां नहीं है, और मुझे ऐसा है कि मैं अपने ही परिवार में जन्म लूंगा। मान लीजिए मैंने शरीर छोड़ा और मैं सोची कि मेरी बेटी का जब विवाह होगा तब उसी के घर जन्म में लूंगा, ये मेरा निश्चय है। तो हो सकता है कि मेरी बेटी के कोख में, उनके गर्भ में जो शरीर है वो एक अपंग शरीर है, तो भी मेरा निश्चय के अनुसार मैं उसी घर में जाऊंगी। तो ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके अनुसार से जीवन वैसे शरीर को भी संचालित करता है। क्या आवाज आ पाई मेरी? आवाज तो आ रही है दीदी अभी पूरी। हाँ, स्पष्ट नहीं हो पाया दीदी तो क्या जीवन के हाथ में है शरीर लेना पाना छोड़ना, या हाँ फिर भैया, नहीं नहीं, जीवन अपने ही हाथ में है। हम सही भी करते हैं वो भी अपने हाथ में है, हम शरीर भी लेते हैं अपने हाथ में है,
हम अपने शरीर को खराब करते हैं। अभी आप जैसे हैं, आप सब कुछ अपने हाथ से करते हैं ना, आपके अपने चयन से करते हैं, वैसे तो ही इसको शरीर। हाँ इसको अपन ऐसा देख सकते हैं कि जो अभी जो समझ नहीं बनी है, तो वो शारीरिक मतलब शारीरिक सुख को ही सुख मान के और मतलब शरीर की तलाश में ही लगे रहता है जीवन। जी हाँ, क्योंकि वो जीवन जान ही नहीं रहा कि मैं जीवन हूँ। जीवन तो यही जान रहा है कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शरीर अलग वास्तविकता, मैं अलग वास्तविकता। मैं शरीर को चला रहा हूँ, शरीर मेरा साधन है। शरीर की अपनी उपयोगिता है, मेरी अपनी उपयोगिता है, मेरी अलग आवश्यकता है, शरीर की अलग आवश्यकता है। शरीर की किसी भी आवश्यकता से जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं होती। लेकिन जीवन को प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है। जी हाँ भैया, जीवन को प्रमाणित होने के लिए इसीलिए तो सहअस्तित्व है, दोनों का उपयोग है। संवेदनशीलता, जहाँ आदर्शवाद ने संवेदनशीलता को नकारा, वहां मध्यस्थ दर्शन में ये पहचाना कि संवेदनशीलता इसीलिए है, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां किस लिए है, ज्ञान को पाने के लिए। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये किस लिए है? ज्ञान को पाने के लिए। मैं अगर देखूं तो मुझे ज्ञान दिख जाए उसमें, मैं अगर सुनूं तो मुझे ज्ञान सुनाई दे उसमें, मैं चखूं तो मुझे उसमें ज्ञान दिखाई दे, मैं सूंघूं तो मुझे ज्ञान दिखाई दे। इसीलिए है ये इंद्रियां। क्या कुछ ठीक है बात भैया। स्पष्ट पाई? ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसको और लंबा हम आगे करेंगे, अभी हमारा समय हो चुका है। तो जी अगली दीदी। गोष्ठी में आज हम कौन से पेज तक पहुंच पाए अचल बेटा? दीदी आज हम ना पेज पहुंच पाए। कहाँ तक? पेज नंबर 17 जो नई वाली बुक है उसमें पेज नंबर 17 तक आ चुके हैं। पेज नंबर 17 तक, ठीक है, बढ़िया। तो क्या आप सभी आज संतुष्ट हो पाए? प्लीज फीडबैक दीजिएगा। मुझे पता नहीं ऑनलाइन में हम कितना समझा पा रहे हैं। तो पेज नंबर 18 से हम अगले उसमें चलेंगे। सुचित्रा दीदी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? दीदी अभी ज्वाइन, अभी बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो पेज पे अंत हेलो दीदी। करें? जी भैया नमस्ते। मैं ये नमस्ते। समझ पा रहा था जब आप बताने की कोशिश कर रही थी कि शायद जब तक मैं और शरीर अलग अलग नहीं देखने के समझ में आएगा, ये आदत नहीं होगी, मतलब तब तक ये बात पकड़ में नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं भैया, हमको अलग अलग देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर वस्तु सह अस्तित्व में है। हम हाँ, मतलब सहज इस ठीक है, अस्तित्व मतलब को देखने की कोशिश है। जब भी मैं जब बोल रहा हूँ, तब मैं सोच रहा हूँ, तो मैं एक अलग है, मतलब बॉडी से उसको कनेक्ट खत्म हो जाता है उस टाइम पे। मैं बॉडी को चला रहा पर हूँ मैं मतलब ऐसा। जी 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 जी, एक तो बिल्कुल ठीक बात है, आपकी भी बात से मैं सहमत हूँ। ये दो हाँ अलग अलग वास्तविकता है, इसको भी देख पा, और ये दो हाँ अलग अलग वास्तविकता साथ साथ है, इनके हाँ, मतलब साथ वो साथ रहने का वही एक वही प्रयोजन है, इसको भी देख पाना। जी, दोनों अलग होते ये ही दोनों ही मैं नहीं बात को रहता देख है, मतलब पाना है। मैं शरीर नहीं रहता है, मतलब दोनों अलग हो जाता है, शरीर में दोनों मिलके ही मैं आता है। जी जी हाँ जी, दीदी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, इसमें जो जी आप ये सहअस्तित्व की गवाही है, ये जो लाइन है, इसमें भी यही है कि साथ में है जीवन और मैं एक साथ, ये सहअस्तित्व की गवाही है, और व्यापक में वस्तु है, ये भी सहअस्तित्व की गवाही है। ऐसा है क्या कुछ? जी, बिल्कुल है, यही यही है संस्कृति ना? की गवाही ही है, प्रमाण है, संस्कृति का हाँ, प्रमाण है ये। ये पेज 19 जी में ये लाइन थी दी। दी बहुत बढ़िया, आज जो ठीक है, अब बताया उसमें इसको कुछ कल कुछ अगली बार करते हैं पूछेंगे, हाँ। अगले। नेक्स्ट क्लास में, हाँ दी। ठीक है दी, रख दी, ठीक मन ही है नहीं ना, हम करता लोग है, कोशिश रखने कर, लगता है।
हाँ दी, लगता है कि समय को बढ़ा दिया जाए, कुछ और देर ऐसा चले, ऐसा लगता है मुझे। और बहुत ठीक अच्छा बात बता है, पा हमें रहे भी हैं, ऐसा ही लगता बहुत है। सुंदर समझा पा रहे हैं। हम लोग भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से, लेकिन आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कई बातें तो बिना पूछे ही हमारे समझ यहाँ आ तो रही है। पिछली बार ये बात थी कि अभी जब प्रोग्राम खत्म हुआ, अपना ये क्लास खत्म हुआ था, तो बाकी अध्ययनार्थी जितने हैं वो बैठ करके वो आपस में बातचीत करना चाहिए करके ऐसा सबका विचार चल रहा था हमारे यहाँ। हाँ सही भैया। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, अगर आप लोग को बनता है, मतलब ये तो बिल्कुल हम जैसे अपनी बच्चों की भी क्लास लेते हैं, क्योंकि अभी जो लय में आप हैं वो फिर वो लय टूट जाता है। अगर आप सभी के पास समय है और आप इसको चर्चा करना चाहें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आप सभी इस पे हाँ डिस्कस कर लीजिए, है ना। तो आज यहीं पे समाप्त करें अचल भाई। जी दीदी। ठीक, सभी की सहमति है, समाप्त कर रहे जी हैं। दीदी, जी दीदी, बहुत बढ़िया, आज बहुत बहुत कुछ आज ज्ञान की बातें मिली। ज्ञान नित्य नमस्ते दीदी। वर्तमान है भैया। नमस्ते। ये बहुत नमस्ते सुंदर लाइन दीदी, है दीदी, नमस्ते सभी को। नित्य नमस्ते सब, वर्तमान है। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी। नमस्ते सभी को।